नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोविड-19 को लेकर लगातार प्रिकॉशन प्रिवेंशन की बात भी कही जाती है। कई ऐसे पेशेंट हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी खौफ और डर किसी चीज को लेकर है तो वो कोविड-19 को लेकर है। 53,000 के पार यहाँ पर कुल आंकड़ा पहुंच चुका है देश में। लेकिन कैसे हमें प्रिवेंशन रखना है, कैसे खास ख्याल रखना है, खासतौर से उन पेशेंट को जिनको न्यूरो से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं या फिर इलाज चल रहा है, इसे लेकर ही आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर आर के सुरेखा, प्रोफेसर एंड हेड हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल यही कि क्या नेचुरल कोर्स कोरोना का है और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इससे लोग अपने आप को बचा कर रख सकते हैं? देखिए, कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और ये एक वायरस के द्वारा होती है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, जो कि आरएनए का एक पार्टिकल होता है, जिससे कि ये सांस की नली में जाने से इसमें बीमारी ब्लड के अंदर चली जाती है और वायरस से इन्फेक्ट होकर के आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है, उसको सीरियस सांस में लेने में तकलीफ़ हो जाती है। तो इसकी जो वैरायटीज़ हैं बहुत सारी हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो कि ज़्यादातर मरीज, ये देखा गया है कि वुहान में एक स्टडी हुई थी जो कि NAGM हमारी एक जर्नल है, उसमें फरवरी में पब्लिश हुई है। उसमें 1099 मरीजों पर ये स्टडी हुई और ये बताया कि 86% आदमियों में डिजीज़ बहुत माइल्ड थी, बहुत कम थी, उसमें घर में रह सकता आदमी। केवल 15% आदमियों को भर्ती होने की दरकार पड़ी और 15% आदमियों में से 5% आदमियों को ICU में जाना पड़ा और 2.5% आदमियों को करीब उनके वेंटिलेशन हुआ और 1.5% आदमियों को डेथ हुई। तो इस तरीके से बीमारी कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है, केवल ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, ये फैलती है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसमें सिम्टम जो मुख्य रूप से सबसे पहले होता है वो होता है बुखार, और दूसरा सिम्टम या तीसरा सिम्टम, एक बुखार होता है, एक गले में खराश और खांसी, और तीसरा उसमें वीकनेस, सारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, मसल में पेन होता है, सारे चारों हाथ पैरों में, पूरे बॉडी में बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये शुरू में स्टार्ट होने में ज़्यादातर ऐसे होती है। आजकल वैसे इसके बहुत सारे सिम्टम देखने को मिले हैं, जैसे कि ये डायरिया भी कर सकता है, ये वॉमिटिंग भी कर सकता है, ये हेडेक भी कर सकता है, ये कार्डिक डिजीज़ भी कर सकता है। तो इस तरह से आजकल बहुत सारे इसके सिम्टम आ रहे, सर्दी लग के बुखार भी आ रहा है। और ऐसा है, कुछ लोग, ज़्यादा लोग आजकल एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह से इसकी ये और स्कोप बहुत बड़ा है, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक कोई सिम्टम्स नहीं और जब टेस्ट होता है तो पता चलता है पॉजिटिव है। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, एसिम्प्टोमेटिक मरीज ही हमारे लिए मेन प्रॉब्लम हो सकती है। हम इसके अगेंस्ट प्लानिंग हमें इसके अगेंस्ट भी करनी पड़ेगी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टैबलेट है, जो गोली है, उससे बचाव है पूरी तरह से कोविड-19 से, क्या ये बात सही है? देखिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन एक दवाई है जो कि मलेरिया में भी काम आती है और रूमेटिक डिजीज़, मतलब हमारे जोड़ों की बीमारियों में भी काम आती है, और ये आराम से पहले से काम आ रही है। तो ये देखा गया है कि इसका एक्सपेरिमेंट हुए, इसमें ये मालूम चला कि ये चेस्ट के अंदर सिक्रीशंस को, बीमारी होने में जो ये अपने कोविड में जो खराबी होती है उसके अंदर थोड़ी सहायता करती है कि उसको रोकती है। तो इसका यूज़ इसलिए हो रहा है संसार में, और ये देखा गया है कि ये दवाई बहुत सस्ती है, ओवर द काउंटर भी मिल जाती है। लेकिन मैं इसमें कॉशन करना चाहूँगा कि ये किनको ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये दवाई जिनके की बीमारी है, उनको ICMR ने एक रेगुलेशन किए हैं कि उसको 5 से 7 दिन के लिए वो देते हैं। एक तो उनको दे सकते हैं, एक उनको दे सकते हैं जो कि हमारे जैसे, जो कि डॉक्टर्स हैं, जो कि कोविड के सेवा में रहते हैं और हमारे को बीमारी हो सकती है, तो हमें 1 या 2 गोली का एक पहले दिन और सप्ताह में 1 गोली लेनी होती है। और या उन लोगों को देते हैं जो कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट होते हैं कोविड पर्सन के, जिनके घर में कोविड का आदमी है, उसको भी ये दी जा सकती है। कोरोना के साथ मेडिकल प्रैक्टिस में क्या बदलाव आपको नजर आता है, या आने वाले वक्त में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? आपने बड़ा सामायिक प्रश्न पूछा, और इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि पहले हम हमारे क्लिनिक में बैठते और 100 आदमियों की लाइन लग जाती या 25 आदमियों की लाइन लग जाती,
तो अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें चेंजेस आएंगे और अभी आ भी गए हैं। अभी हम जब अस्पताल में बैठ रहे हैं या हमारे घर पे भी हम तो मरीज़ थोड़े बहुत देखने चालू किए हैं, तो उसमें मरीजों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जिससे कि भीड़ नहीं हो। फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी। तो अब हम टेली कंसल्टेशन को इस युग में, कोविड के युग में टेली कंसल्टेशन से हम मरीज को फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस तरीके से इन्फेक्शन से बचने का बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा, न कोई डिस्टेंसिंग का खतरा है, न हाथ धोने का खतरा है, न कोई छूत की बीमारी होने का खतरा है। बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो तय देखने को है। मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर सुरेखा, अभी अगर किसी को इंतजार है सबसे ज्यादा पूरे देश को, पूरी दुनिया को, तो वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर है। अब इसे लेकर आप क्या सोचते हो? देश दुनिया में इसकी प्रोग्रेस को लेकर क्या नजर आता है? देखिए, जब भी कभी एनिमी होता है कोई, तो उसको मारने के लिए हमें कोई ना कोई हथियार चाहिए। तो हम दवाई ढूंढते हैं, हम वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। वैक्सीन के ऊपर पूरा संसार काम कर रहा है, भारतवर्ष भी काम कर रहा है। यहाँ पर भी 2-3 कंपनियाँ हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट है, और बाहर विदेश में कैडिला कंपनी एक है जो कि काम काफ़ी, और भी बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो इसमें क्या करना होगा कि हमें एंटीजन प्राप्त करना होगा, इसमें जो वायरस है उनको मार दिया जाता है। और इस तरह के अभी 51 वायरस हैं जिनके ये थ्रू जिनको मार करके ऐसा वायरस बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक ही तकलीफ जो मुझे नज़र आ रही है कि ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला काम। आपको मैं बताना चाहूँ कि जब हम कोई वैक्सीन नई बनाते हैं तो उसमें 5 फेज़ होते हैं। एक होता है प्री क्लिनिकल फेज़, तो प्री क्लिनिकल फेज़ में लेबोरेटरी में बनाते हैं उसके। फिर होता है फेज़ 1 जिसमें हम 101 आदमियों पे ट्रायल करते हैं। फिर होता है फेज़ 2 जिसमें हम 1000 लोगों पे ट्रायल करते हैं। फिर होता फेज़ 3 जब हमारी आ जाती है तो इन जनरल ट्रायल करते हैं, और उसके बाद ये वैक्सीन बाज़ार में आती है। तो इस तरह इसमें कम से कम मैं तो चाहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, लेकिन समय इसमें पहले फेज़ में इसमें क्या करा जाएगा कि नॉर्मली 1.5 साल इसमें लग जाता है, 1 से 1.5 साल नॉर्मली लग जाता है। लेकिन अगर हम कोई लकी हों तो भी हमको ये मान के चलना चाहिए कि 6 महीने से पहले इसकी इजाद होना मुश्किल है। और इसमें क्या किया जाएगा कि फेज़ 2 और फेज़ 3 को कंबाइन कर रहे हैं कि 100 और 1000 वाले को एक साथ कर देंगे तो थोड़ा समय कम बन जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, और ये जब आ जाएगी तो इस पर कंट्रोल पॉसिबल है। बिल्कुल। कोरोना के टेस्ट किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए? इसकी उपयोगिता मरीजों के लिए क्या रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के लिए कोरोना का टेस्ट RT-PCR कहलाता है। तो ये एक टेस्ट है जिसमें बड़ी मशीन चाहिए होती है, और आप लोगों ने सबने अखबार में पढ़ा होगा कि पहले हमारे यहाँ एक ही सेंटर था और अब काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। और इसी टेस्ट से अब ये है कि हर आदमी का टेस्ट कराने की दरकार नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं जब हमारा टेस्ट लाजमी होता है। तो एक तो जैसे शुरू में हमारे यहाँ आए विदेशी आए, या इंडियंस भी बाहर से आए, या अभी भी जो हॉटस्पॉट से आते हैं हमारे पास, उनके ये टेस्ट ज़रूर होने चाहिए। और RT-PCR क्या है? ये सोना है, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो ये इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि गले या नाक से स्वैब लेते हैं। तो गले और नाक से स्वैब लेने के तरीका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो आदमी ले रहा है उसको भी खतरा है, तो उसको PPE पहन करके और बड़े सावधानी से लेना पड़ता है। और इसको करने के बाद इसकी यूटिलिटी क्या है कि वायरस जब गले में अगर मिल गया तो शरीर में भी होगा। तो इसका जब मरीज सिम्टम लेके आता है, जैसे बुखार लेके आता है, तो बुखार उसको 4थे दिन चढ़ता है, तो उससे पहले भी ये पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि मरीज को ये बीमारी है। इसके कॉन्ट्रास्ट में रैपिड टेस्ट, इसके बारे में अपन बात करेंगे, तो उसका अलग वे है। तो ये RT-PCR है, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है, और ये जो करना चाहिए। एक तो मैंने बताया आपको जो कि ट्रैवल जहाँ से आए, एक जो आया है जो कोविड, और दूसरा ये कि जो कोविड की सेवा में लगे हुए हैं उनको कोई सिम्टम हो जाए तो, और एक है जिनके कि बड़े सीवियर सिम्टम होते हैं, जैसे कि जिनको जुकाम खांसी होकर के सांस में लेने में तकलीफ हो गई। अगर उनको सांस में लेने तक उनकी ज़रूर टेस्ट करा लेंगे।
आजकल आईसीयू में ज़्यादातर जिनके बहुत सांस की तकलीफ होती है उनको हम उनका टेस्ट ज़रूर करा लेते हैं। तो इस तरह से RT-PCR टेस्ट कराने में, और आजकल तो प्राइवेट लैब्स में भी भारतवर्ष में उपलब्ध हो गया है और ये टेस्ट आराम से हो सकता है और बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं। RT-PCR को लेकर सर आपने बेहद अहम जानकारी दी, लेकिन रैपिड टेस्ट को लेकर भी कई सवाल जहन में है, उसे लेकर भी आपसे जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्थ फर्स्ट में हमारे साथ डॉक्टर RK सुरेखा जी लगातार मौजूद है। सर एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रैपिड टेस्ट के क्या फायदे हैं, कब ये होना चाहिए? तो ये रैपिड टेस्ट को या स्लाइड टेस्ट भी होता है ये, तो ये एंटीबॉडी टेस्ट है, इसको कहते हैं हम एंटीबॉडी टेस्ट। तो इस बुखार के अंदर, इस बीमारी में 2 तरह की एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में जब ये इन्फेक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है। एक कहते हैं हम IgG और एक कहते हैं हम IgM। लेकिन इसके अंदर इस टेस्ट में ये होता है कि ये नॉर्मली जैसे बुखार चढ़ता है तो चौथे 5वें दिन चढ़ता है, अगर इन्फेक्शन आज हुआ तो चौथे 5, तो ये इसकी एंटीबॉडीज़ है, उसको 5 से 7 दिन लग जाते हैं बनने में। तो ये टेस्ट से अगर वो नेगेटिव आए तो हम ये नहीं कह सकते कि मरीज को ये बीमारी नहीं है। अब ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? ये डायग्नोसिस के लिए नहीं करना चाहिए, इसको प्रोग्नोसिस के लिए करना है कि मरीज की ये बीमारी हुई और उसके अंदरूनी शक्ति काम करके उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई शरीर में, जो कि फाइटिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, इनकी बात करें, इनकी क्या वैक्सीनेशन जो है वो क्या कुछ हेल्पफुल है इसमें? देखिए, ये पहले अभी जब स्वाइन फ्लू हुआ और कई देशों में विदेशों में हुआ, वहाँ पर ये देखा गया कि जिन इलाकों में टीबी होती है और जिनमें BCG का वैक्सीनेशन लगाया जाता है, वहाँ थोड़ा इस कोरोना वायरस का प्रकोप कम है। तो अभी इसके ऊपर कई ट्रायल्स चल रही हैं, जो कि हमारे मरीजों को, जो हम हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लगा रहे हैं और ये देखा जाएगा। अभी तक 100% हम नहीं कह सकते कि कुछ फ़ायदा है, हाँ। लेकिन ट्रायल चल रही है जिससे BCG के बारे में कुछ फ़ायदा होगा या ना होगा ये कहना। बिल्कुल। और सांसों के मरीज जो पेशेंट जिनको सांस की दिक्कत, उनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है, क्या ये ठीक है कोविड-19 के मद्देनज़र अगर हम देखें तो? और हमने देखा कि सभी लोग उनको इन्हेलर्स देते हैं, और इन्हेलर्स की पर्टिकुलर यूटिलिटी ये थी कि उसमें स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर सब मिक्स्ड होते हैं, लेकिन वो केवल चेस्ट में जाते हैं, वो ब्लड में नहीं जाते। तो ये देखा गया है कि वो सिम्टम भी पहुंचाते हैं और स्टेरॉइड के नुकसान नहीं होते। तो ऐसा देखा गया कि अगर मरीज का अस्थमा है और उसको ज़रूरत है तो नॉर्मली हम इनको, चाहे उसको कोविड भी के सीज़न में भी, हम उनको नहीं रोकते। ऐसा देखा गया कि कोविड उससे कोई ज़्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन ओरल स्टेरॉइड्स या ओरल ऐसी कीमोथेरेपेटिक दवाइयाँ जो कि इम्यूनिटी को फ़र्क डालती है, वो हम लोग एडवाइस करते हैं कि नहीं दी जानी चाहिए। तो नॉर्मली देते भी नहीं हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में स्टेरॉइड दिए जाते हैं। और इस संबंध में मैं एक और ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि जो नेबुलाइजर्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा नेबुलाइज़र, जिसमें फ्लो के बबल्स होते हैं, तो वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो इसमें बबल्स बनाने में वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़ को। बिल्कुल। तो ये खासियत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी हम जैसे बात ही कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, कोरोना के जो सीरियस पेशेंट है उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी को बहुत सही बताया गया है, हेल्पफुल बताया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है इसके लिए? प्लाज्मा थेरेपी में क्या है कि जो मरीज जिनके की कोरोना वायरस की बीमारी हुई और वो ठीक हो गए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया था, तो उनके अंदर प्लाज्मा में उनके एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव होती है। तो वो एंटीबॉडीज़ तो उनके बीमारी की वजह से हुई, लेकिन हुई उस वायरस के खिलाफ। तो वो अगर हम किसी मॉडरेटली सीवियर मरीज के डालेंगे ब्लड के अंदर, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगी। ये इसका प्रिंसिपल है। लेकिन क्या इसमें ब्लड ग्रुप का भी रोल अहम है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि कैसे हम करते हैं कि इसमें मरीज के प्लाज्मा को सेपरेट करके उसके जो एक होता डोनर जो कि देगा, जिसको कि 28 दिन हो चुके होंगे
ये डोनर भी कौन होता है? जिसको कि कोरोना के बीमारी को या तो 28 दिन हो चुके ठीक हुए हुए, और या उसके 14 दिन हो गए उसको बीमारी हुए हुए और उसके 2 RT-PCR नेगेटिव आ चुके। तो ऐसा मरीज 18 साल से बड़ा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसके दूसरी बीमारियां नहीं हो, वो डोनेट कर सकता है। तो उनका प्लाज्मा हम निकाल लेते हैं और 200 ml प्लाज्मा एक बार में हम मरीज जिसके सीरियस हो उसको देते हैं। अब इसमें ये बात उठती है कि किसको दिया जाए। तो इसमें हमने ये देखा है कि जिनके हमारे पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जो अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन देख लेते हैं, तो जो कोरोना बीमारी है इसमें एक हाइपॉक्सिया नाम की टर्म है कि मरीज के ऑक्सीजन तो कम है लेकिन उसको तकलीफ नहीं हो रही, वो चलेगा तो सांस भर जाता है। तो ऐसे मरीजों को देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो ज़्यादा सीरियस नहीं हो तो उनके, जैसे अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी कई अस्पतालों में दिया है और जयपुर में भी हमारे दिया है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICMR ने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और करीब 350 मरीजों पर ये स्टडी हो रही है, जिसमें जयपुर में भी 2 स्थान हैं, जिसमें एक तो SMS में हो रही है और एक महात्मा गांधी अस्पताल में हो रही है, जहाँ पर हम ये प्लाज्मा दे रहे हैं और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये और बहुत ब्लड ग्रुप का कुछ ऐसा नहीं, ऐसे ब्लड ग्रुप का हाँ नहीं, कोई ऐसा ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। इसको ये तो क्योंकि प्लाज्मा ही होती है, इसमें ब्लड तो दे ही नहीं रहे, ब्लड के जो कण हैं वो मरीज के वापस डाल देते हैं हम, केवल प्लाज्मा दिया जाता है। तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें ऐसे पेशेंट को होती हैं जो पहले से ही ऑलरेडी न्यूरो की बीमारी से ग्रसित है या ट्रीटमेंट करा रहे हैं? आजकल जो हमारे यहाँ स्टडी हुई वुहान में, क्योंकि सब ज़्यादा हुआ ये, तो वहाँ पर अभी अमेरिकन मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें 114 मरीजों के बारे में है। तो उसमें ये बताया कि जो सीरियस मरीज थे उनमें 34% आदमियों के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखाई दिए फर्स्ट टाइम, जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड। तो उसमें क्या थे मेन जो सिम्टम थे, तो एक तो सिम्टम होता है उनके कि उनके हेडेक, एक डिजीनेस मतलब बेहोशी और होश में थोड़ी कमी और चक्कर आना, और उसके बाद उनमें स्ट्रोक, लकवा, वो भी देखा गया कि यंग आदमियों में भी स्मॉल वेसल और लार्ज वेसल स्ट्रोक्स भी प्रकट रूप में आए। और कुछ सिम्टम्स और नज़र आए जो कि बड़े कॉमन अपन देखें तो बीमारी को पकड़ सकते हैं। जो हेल्दी थे उनको लकवा हुआ, उनको लकवा हो गया और कोविड की वजह से। कोविड की वजह से। अच्छा, उनके जैसे एक सूंघने की शक्ति में फ़र्क, स्मेल और देखने में फ़र्क और सुनने में फ़र्क, और उनके शरीर में जो मसल की जो पेन होती है तो मसल इंजरी बहुत होती है, तो ये, और चक्कर आना और दौरे, तो ये सारे सिम्टम कोविड वाले मरीजों में मालूम चले। डॉक्टर सुरेखा, आपका इंटरेस्ट मिर्गी रोग में रहा है और इसे लेकर जिस तरह से आप कैंप करते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। ऐसे में क्या ऐसे पेशेंट जिनको मिर्गी रोग होता है या है पहले से ही, उनके लिए भी ज़्यादा खतरा हो सकता है कोविड-19? देखिए, इस बारे में वैसे अभी तक बहुत कोई एविडेंस नहीं मिले हैं जो ये बताता है कि जिनको मिर्गी रोग है उनके कोविड ज़्यादा होगा। फिर भी इसमें देखा गया है कि अमेरिकन CDC एक उनकी सेंटर है और एक इंग्लैंड के भी सेंटर है, वहाँ पर इसको बीमारी को एक रिस्क फैक्टर में डाल दिया गया है। तो उनको थोड़ा बहुत सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए। मतलब जो कुछ गंभीर बीमारियों की बात कही जाती है उसमें मिर्गी भी शामिल है कि जो पेशेंट है पहले से उन्हें सावधान रहना चाहिए, एहतियात बरतने की जरूरत है। एक्चुअली में उसमें मेन मुद्दा यही है कि जो मिर्गी का मरीज है, अगर वो दौरे की प्रति चिंता ज़्यादा कर ले और कोरोना की ज़्यादा चिंता करके अपनी दवाई बंद कर दे तो उसको तकलीफ हो सकती है। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जो पेशेंट भी हो मिर्गी के और जो स्वस्थ भी हैं, उन्हें भी क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? घबराइए नहीं, ये कोविड की बीमारी मिर्गी के मरीज को ज़्यादा नहीं होगी, इससे न घबराएं। और अपनी डॉक्टर से अगर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते तो टेलीमेडिसिन से करिए, जैसा मैंने आपको बताया। और दवाइयों का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। दवाई, मैंने एक स्टडी अभी कर रहा था मैं इसी संबंध में कि मरीजों को कोई ब्रेक तो नहीं लग रहा,
तो अगर दवाई एक भी दिन हम नहीं लेंगे तो हमारी सब करी कराई तकलीफें दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये कि दवाई डिस्टेंसिंग और जो मैं जनरल बताऊंगा वो तो उनको करना ही है कि मिर्गी रोग के वाले मरीज को सपोज दौरा पड़ जाए तो उसको इमरजेंसी में नहीं जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत उठे और एसएमएस की इमरजेंसी में जाए इस कोविड के युग में, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बहुत भीड़ है और कोविड की बीमारी के साथ, क्योंकि एक दौरे से कुछ नहीं होने वाला, 2 मिनट में मरीज़ ठीक हो जाएगा वापस और उसको दवाई देंगे वो ठीक रहेगा। वो अपने डॉक्टर से टेलीफोन से बात कर ले। और लेकिन अगर उसको दौरा बार बार आए और 5 मिनट तक उसको होश ना आए या उसको दौरा आने के बाद वो ड्राउजी ज़्यादा रहे, ऊल चकुल हरकत करे या उसके चोट लग जाए तो उसको अस्पताल ज़रूर ले जाना चाहिए। अन्य बात ये मैं बताना चाहूँगा कि उनको अपनी इतनी चिंता नहीं करें कि रात की नींद खराब हो जाए। तो नींद की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद उन्होंने नहीं ली तो दौरा पड़ जाएगा। एक तो दवाई लें, एक नींद लें, एक चिंता थोड़ी कम करें। हाँ, स्ट्रेस अच्छा, दूसरे आदमियों के लिए जो एपिलेप्टिक नहीं है उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको प्रिकॉशंस जो उन लोगों ने आज सुने ही होंगे अभी तक कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे ये देखा गया है कि अपने डाइट को ज़रा ज़्यादा घी और तेल वाली न करके फलों का यूज़ करें। और ऐसा देखा गया है कि विटामिन सी और जिंक, तो जिंक किस में होता है? जिंक खरबूजे के बीज और वाटरमेलन के बीज। और इसी तरीके से विटामिन सी नींबू में, संतरे में और आंवले में। और इसी तरीके से स्प्राउट्स में ओमेगा 3 फैटी होती है, एसिड्स होती है, और ये सब शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बिल्कुल, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करना ये ज़रूरी है। चाहे कोई बी कॉम्प्लेक्स कोई ले ले और व्यायाम करें, योग और व्यायाम का भी इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में रोल होगा। डॉक्टर आर के सुरेखा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, क्योंकि बेहद अहम जानकारियां हैं, खासतौर से उनके लिए जो पेशेंट है मिर्गी के या फिर लकवा से ग्रसित है, मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन डर कोविड-19 का था, उसके जवाब आपने जिस तरह से बखूबी दिए, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे कोविड-19 को लेकर डर सब में है, खौफ सब में है कोरोना को लेकर, लेकिन इसे स्ट्रेस मत बनाइए। बहुत जो दूसरी भी डिजीज़ है उस पर भी फोकस रखिए। अगर आप की मेडिसिन ले रहे हैं, आप उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपका रूटीन है उसे फॉलो करिए। बाकी जो प्रिकॉशन लेने की बात कही जा रही है उसे लेंगे तो कोविड-19 का कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे आप। चलिए इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, नमस्कार।